चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, थर्ड लेक्चर आज हमारा। और अभी तक हमने 2 लेक्चर किए हैं और दोनों में हमने क्या सीखा है। एक क्लास में सीखा था कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, और सेकंड क्लास में सीखा हमने कि हम आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी भी एसी सोर्स की। सोर्स मतलब करंट या वोल्टेज। ठीक है, हम अभी चैप्टर 6 तक 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं। एक पढ़ा है रेजिस्टेंस चैप्टर 3 में, ठीक है, रजिस्टर बोल दो। एक पढ़ा है कैपेसिटर चैप्टर 2 में, और एक पढ़ा है हमने इंडक्टर और उसका क्या होता है इंडक्टेंस। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं। तीनों में 2 हमने पढ़े हैं किसके अंदर, वैसे तीनों ही पढ़े हमने डीसी सर्किट के हिसाब से। पहला जो था कैपेसिटर, वहां भी हम बैटरी या सेल कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जो रेजिस्टेंस था वहां भी क्या थी, बैटरी और सेल कनेक्ट करते थे। इंडक्टर में क्या था, वेरिएबल करंट कनेक्ट कर रहे थे, पर ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमने डीसी बैटरी भी यूज किया कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर। अभी हमारा अच्छा काम क्या है कि ये 3 चीजें, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ठीक है, मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, अगर इन तीनों को मैं एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं तो उनका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। क्या वो वैसे ही काम करेंगे जैसे डीसी में काम करते हैं, या वो अलग तरीके से काम करेंगे अगर मैं उनको कनेक्ट करता हूं किसके अंदर, एसी के साथ। ठीक है, तो डीसी जो हमने सीखा था, जो हम डीसी कनेक्ट करते हैं तो डीसी का मतलब है एक बैटरी, एक सेल हमने दिखा दिया जिसमें एक प्लस फिक्स है और माइनस फिक्स है। ठीक है, लेकिन जब हम एसी की बात करते हैं तो एसी को दिखाने का तरीका क्या है, साइन वेव। एक साइन वेव जिसमें प्लस माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एसी की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिससे करंट जो अपनी पोलैरिटी क्या कर रही है, चेंज कर दिया। प्लस माइनस जो है वो क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट आ रहे हैं, तभी नाम क्या आता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या चेंज आएगा वो हमें सीखना है। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट ये है कि रजिस्टर इन एसी सर्किट, मतलब एक रजिस्टर है और एक एसी सोर्स है। अगर आप एक रजिस्टर को एक एसी सोर्स में कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर करंट और वोल्टेज की क्या वैल्यू आएंगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा पार्ट है। पहले आर करेंगे, फिर एल और फिर सी, 3 करेंगे और फिर क्लास खत्म। ठीक है, 3 करने में हमें तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा आराम से। ये आर है, तो तीनों में हमें करना क्या है, हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज से जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। वोल्टेज मुझे गिवन है, सोर्स है वो कैसा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा मुझे कुछ सोर्स गिवन है और मुझे वोल्टेज से स्टार्ट करना है। और मैं इस टॉपिक के आसपास जो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उनका यूज करूंगा और किसी तरीके से करंट निकालने की कोशिश करूंगा। तो अगर मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर मैं चेक करूंगा करंट का एक्सप्रेशन और जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ रिजेंबल कर रहे हैं आसपास फॉर्मूले, और उसका यूज करके कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चैप्टर जो टॉपिक है ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 में एक मेन जो पॉइंट था वो था ओम्स लॉ, सब कुछ उसी ओम्स लॉ के आसपास ही था। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या है, वोल्टेज, आई करंट और आर रेजिस्टेंस। वी वोल्टेज है, ठीक है, बट यहां पे हम वोल्टेज के लिए सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, ई। तो इसके अंदर जहां वी था वहां पे क्या आएगा, ई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, ई इज इक्वल टू आई आर, और इंप्लाइज आई कितना आएगा, आई आएगा ई बाय आर। क्या आएगा, आई ई बाय आर। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय आर, ये आई आएगा। ठीक है, हमें पता है जो एक्सप्रेशन होता है जनरल करंट का एक्सप्रेशन आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है। प्लस साइन ओमेगा टी के साथ अगर यहाँ आई है और यहाँ साइन ओमेगा टी है तो जो भी टर्म आ रही है वो आई नॉट होगी। तो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा, कितना आएगा आई नॉट, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या आएगा, जो भी साइन ओमेगा टी के आगे कॉफिशिएंट है वो आई नोट है, कितना यहाँ पे वो ई नोट बाय आर। तो ई नोट बाय आर मेरे पास मैक्सिमम करंट या पीक करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैंने वोल्टेज से स्टार्ट किया और मैं करंट के एक्सप्रेशन तक आ गया।
इसमें कुछ खास हमें करना भी नहीं पड़ा, ऐसे मजाक टाइप था ये, तो कुछ भी था, वोल्टेज थी, डिवाइड किया, अपने आप करंट निकल के आ गई। ठीक है, पर ये जो करंट निकल के आई है उससे मैं क्या सीख सकता हूं? अब मुझे यहां से दिख रहा है कि जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और सॉल्व करने के बाद जो करंट की फॉर्म आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे जो आई नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, ई नॉट बाय आर। लेकिन दोनों में एक चीज दिख रही है कि जो एंगल वोल्टेज में था वही एंगल किस में आ रहा है, करंट में आ रहा है। दोनों का एंगल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का एंगल सेम आने का मतलब क्या है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी उसी पॉइंट पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब टी में जीरो पुट करोगे वोल्टेज जीरो, टी में जीरो पुट किया करंट भी कितनी आएगी, जीरो। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करूं एक ही ग्राफ पे, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इन दोनों को अगर हम एक साथ प्लॉट करते हैं, मान लो ये एक्सप्रेशन जो था ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ई नॉट, और नीचे क्या आएगी, माइनस ई नॉट। अभी हम नीचे नहीं दिखा रहे, मतलब बना सकते हैं पर हम छोड़ रहे हैं अभी। तो करंट में कितना आ रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम ही आ रहा है करंट में भी। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है, कुछ ऐसा आएगा। अब तुम यहां पूछ सकते हो कि आपने ग्राफ नीचे क्यों बनाया है, बराबर क्यों नहीं बनाया? ठीक है, लेट्स से मैं बोलता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो एक से बड़ा है। क्या है, रेजिस्टेंस एक से बड़ा है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू एक से बड़ी आएगी तो क्या आई नोट ई नोट के बराबर आएगा, क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर आर के लिए आपने वन चूज कर ली तो दोनों क्या आएंगे, बराबर। उस केस में दोनों ग्राफ क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। अगर आर के लिए एक से बड़ी है तो करंट के लिए क्या होगी, ई नोट से क्या आएगी, कम आएगी। इसलिए मैंने ग्राफ क्या बनाया है, नीचे बनाया है। तो जब दोनों सेम टाइम पे जीरो हो रहे हैं, सेम टाइम पे मैक्सिम हो रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि दोनों जो हैं वो सेम फेज में है, उन दोनों का एंगल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, जब दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमा और मिनिमा हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो जो फेज वर्ड जो आ रहा है, इस फेज वर्ड को क्या होता है, हमें डायमेट्रिकली एक तरीका ये है बनाने का, लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाता है जब बाकी दो केस आते हैं, मतलब हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मैथ्स वाले फिर भी कर लेते हैं, जो विदाउट मैथ्स है उनको ये सब बनाने में डिफिकल्टी आती है। तो एक इजी वे भी अप्रोच करने का वो हमें सीखना है। तो यहाँ तक ठीक है, वोल्टेज से स्टार्ट किया, ohms लॉ यूज किया, डिवाइड किया, करंट आ गई, और ई और आई का एक्सप्रेशन निकला, ई नॉट बाय आर आया, और इतना पार्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, तो मैं यहां से अब एक टर्म सीखता हूं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम मेरे पास आता है फेजर डायग्राम। क्या आता है, फेजर डायग्राम। तो क्या करता है, इसको बोलते हैं इट शोज द फेज रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हमें फेज रिलेशनशिप पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, तो पेपर में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि अलग अलग सर्किट के लिए मुझे डायग्राम बना के दिखाना है। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, मेन वर्टिकल एक्सिस है और एंगल है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज का एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो मैं यहां से ओमेगा टी एंगल पे गया और मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये वोल्टेज है, और वोल्टेज का जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी एंगल पे गया और ये क्या आ गई, वोल्टेज इस एंगल पे है। इस वोल्टेज का अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता हूं तो ये देता है मुझे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहां पे वोल्टेज है या करंट है और ये एंगल है, तो एंगल मैटर कर रहा है और वर्टिकल एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो मैटर कर रहा है। ठीक है, अब कोई बोले इसी डायग्राम में बताओ करंट कहां पे होगी, बता सकते हो? करंट का एंगल कितना है, क्या एंगल है करंट का, ओमेगा टी। तो क्या करंट जो होगी वो भी सेम डायरेक्शन में आएगी या लगाएगी, सेम आएगी या लगाएगी? भाई जब दोनों का सेम एंगल तो करंट भी कहाँ आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी। तो करंट भी यहाँ पे आ रही है, बस मैं करंट को थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने माना हुआ है जो आई नोट है वो ई नोट बाय आर है, और आर की वैल्यू क्या मानी है मैंने, एक से बड़ी मानी है।
अगर आर एक के बराबर मान लोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी, तो दोनों का जो वैल्यू आएगी प्रोजेक्शन क्या आएगी, वो सेम आएगी। ठीक है इतना। तो हमने आर सर्किट स्टार्ट किया, वोल्टेज से स्टार्ट किया, करंट का एक्सप्रेशन निकाला, दोनों को देखा, दोनों का एंगल कितना आ रहा है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं इस डायग्राम से, तो एक लाइन आती है लिखने के लिए, हम यहां बोलते हैं इन आर सर्किट, प्योर आर सर्किट, ठीक है, ई एंड आई आर इन सेम फेज। ठीक है, ये जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट है कि रजिस्टर सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज रिलेशनशिप कैसा होता है, करंट कैसे निकालोगे, बस ये काम की चीजें, बाकी सब जो है भूल जाना, जरूरत नहीं है हमें उसकी, सिर्फ रिजल्ट काम का हमारे। तो रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज क्या है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब जब करंट मैक्सिमम उसी पॉइंट पे क्या आ रही है, वोल्टेज मैक्सिमम, और सेम मिनिमम के लिए बोल सकते हैं। ठीक है इतना। तो यहां कुछ करना नहीं पड़ा, जैसा रेजिस्टेंस काम कर रहा है डीसी में वैसा यहां काम कर रहा है, कुछ अलग से आया नहीं, बिल्कुल सेम चीजें मैंने फॉलो की थी कहां पे, डीसी के अंदर, और वही मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ एसी के अंदर। मुझे यहां से लेके यहां तक आते हुए ऐसा मतलब फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक लाइन लिखते हैं कि जो रजिस्टर होता है, कौन, रजिस्टर आर कैन रिड्यूस एसी एज वेल एज डीसी। मतलब रेजिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता कि एसी कनेक्ट किया गया है या डीसी कनेक्ट किया गया है, वो दोनों में सेम तरीके से बिहेव करता है। ठीक, अभी तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी कि सेम बिहेव करने का लॉजिक क्या है। ठीक है, अभी हम जस्ट नेक्स्ट केस पे जा रहे हैं, जब उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक दो लाइन और ऐड करेंगे, फिर तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों है, ये हम क्यों बोल रहे हैं कि दोनों में सेम बिहेव कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आर पढ़ा है, अगर मैं नेक्स्ट पढ़ूं इंडक्टर और या कैपेसिटर, तो मैं उसके लिए भी सेम तरीके फॉलो करूंगा, और मैं वहां चेक करूंगा कि क्या वहां मेरे पास ये इतना ही ऐसे मैं अप्रोच कर सकता हूं, या वहां मुझे कुछ और तरीके फॉलो करने पड़ेंगे यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये एक पार्ट था रजिस्टर का। अब देखो एक बार आगे इस पे वापस आएगा अभी हम। नेक्स्ट है इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। ठीक है, इंडक्टर मतलब सोलनॉइड था, एक सोलनॉइड है, और इसको कनेक्ट कर दिया किसके अंदर, एक एसी सोर्स के साथ, ये एल है, और एसी सोर्स कैसा है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बोला है अब बताओ क्या मैं यहां पे लगा सकता हूं ओम्स लॉ, नहीं, ओम्स लॉ कब लगता है, जब रेजिस्टेंस होगा। क्या ये रेजिस्टेंस है, नहीं, ये तो इंडक्टर है। इंडक्टर हमने डिस्कस किया है या पढ़ा है थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 में एक ही फॉर्मूला था जो फंडामेंटल फॉर्मूला था, जिसके बेस पे हमने इंडक्टर पढ़ा था, वो था फराडे लॉ। ठीक है, क्या था, फराडे लॉ। क्या होता है फराडे लॉ, फराडे लॉ क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ठीक है, वो आता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, बट विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टर क्या आता है, एल डी आई बाई डी टी, ये आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आता है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये अप्लाइड सोर्स है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो अप्लाइड ईएमएफ है क्या दोनों डायरेक्शन सेम होगी, नहीं ना, क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा अप्लाइड ईएमएफ क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो बीच में साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दी तो क्या आएगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस का ई, माइनस माइनस कटेगा, और कितना आएगा डी आई, डी आई क्या आएगा, ई बाय एल डी टी, यही आएगा। तो जो पहले सिर्फ डिवाइड करके आ गया था, अब डी आई आ रहा है, डी आई से आई कैसे निकालोगे, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पिछले वाले केस में सिर्फ डिवाइड किया, आंसर आ गया, यहां मेरे पास डी आई फॉर्म आ रही है, डी आई से आई निकालना है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो पहले ई की वैल्यू पुट कर दी, ई कितना है क्वेश्चन में, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय एल, और क्या आएगा, डी टी। ठीक है, दोनों तरफ इंडिकेशन कर दिया। डी आई का इंडिकेशन क्या आएगा, यहां से क्या बाहर आएगा, ई नॉट कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस, हमने यूज किया है वैसे अभी, तो ये याद होना चाहिए, और बाय ओमेगा। ठीक है,
तो आई कितना आएगा, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा, और ये एल क्या आएगा, ओमेगा एल, और साथ में क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। जो पहले वाले केस में बहुत सिंपल से डिवाइड करके आ गया था, यहां पे उतना सिंपल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये साइन में था और सॉल्व करते करते कॉस में आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कंपेयर करने के लिए ये भी साइन में आ जाए। तो साइन में कैसे लिख सकते हैं, साइन में कैसे लिख सकते हैं, माइनस ई नॉट ओमेगा एल, कॉस थीटा क्या होता है, साइन साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ये माइनस है, इस माइनस को ब्रैकेट में लेगा, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। या यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब कॉमन लोगे माइनस या माइनस अंदर ले जाओ, कुछ भी लॉजिक तुम यूज कर लो, क्या बचेगा, ये एंगल बदल गया, ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, और पाई बाय 2 कहां चला गया, पीछे चला गया, ठीक है इतना। तो जो पीछे वाले केस में, आर वाले केस में बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आया था, यहां पे सॉल्व करके करंट इस एक्सप्रेशन में आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कंपेयर करोगे तो, कि वहां पे एंगल दोनों का सेम था, ओमेगा टी, क्या सेम एंगल है, यहां पे कितना एंगल है, ओमेगा टी, यहां कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ गया, एक तो ये चेंज आ गया। दूसरा, मुझे दिख रहा है यहां से कि ये जो एक्सप्रेशन था आई, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो डायमेंशन के बेसिस पे अगर ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस। करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, डायमेंशन के बेसिस पे। यहां देखो क्या हो रहा है, ये करंट, ये वोल्टेज, तो इस टर्म की जो डायमेंशंस आएंगी वो किसकी आएंगी, रेजिस्टेंस की आएंगी। तो जो टर्म है ओमेगा एल, इस ओमेगा एल का नाम होता है एक्सएल। क्या नाम होता है, एक्सएल। एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल, और इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सएल का नाम आता है इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, ऑफ इंडक्टर, और शॉर्ट में ऐसा बोल देते हैं अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। मतलब एक इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका नाम क्या निकल के आता है, एक्सएल निकल के आता है। और एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं 2 पाई न्यू भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये चेंज आ गया। अब इसको देखते हैं इससे क्या निकलेगा। तो वोल्टेज से स्टार्ट किया, फ्राडे लॉ यूज किया, और डेरिवेशन की, और सॉल्व करते हुए करंट निकल के आया। लेकिन करंट का जो एक्सप्रेशन है वो वोल्टेज से थोड़ा सा चेंज आ रहा है। वहां ओमेगा टी था, यहां पे आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वहां पे आर था, यहां पे ओमेगा एल आया, जिसको मैं नया नाम दे दिया क्या, एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो किसके बराबर है, ओमेगा एल और 2 पाई न्यू एल। ओके, ये काम का फॉर्मूला हमारे यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं इससे क्या सीखा हमने, जो दिख रहा है सामने इसका मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट देखो, मैंने स्टार्ट किया वोल्टेज से, वोल्टेज थी ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने सॉल्व किया इसको और मेरे पास करंट निकल के आई, करंट निकल के आई ई नॉट बाई एक्सएल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब देखो लॉजिकली वही कर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को मैं क्या मान सकता हूं, वैसे ये गलत लिख देना, ये ई है, ये आई है। तो आई आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे आई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट बाय एक्सएल, और एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल, और ओमेगा कितना होता है, 2 पाई न्यू एल, ठीक है। तो मेरे लिए इंडक्टर के लिए सिर्फ ये चीज काम की, जो पीछे किया भूल जाओ, ठीक। एक चीज और,
अगर हम डायग्राम बनाए क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जब मैं क्वाड्रेंट्स के अंदर इस 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं तो एंगल क्या होता है, बढ़ता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो मान लो मैं यहां पे था और मैंने लिखा एंगल और माइनस कर दिया। माइनस करने का मतलब मैं कहां मूव करूंगा, क्लॉकवाइज। यहां कुछ एंगल था, मैंने प्लस कर दिया, तो कहां मूव करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर है? ठीक है। यहां से दिख रहा है ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी -π/2। ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लेट्स से डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम किसका, इंडक्टर के लिए, तो बताओ क्या सेम बनेगा जो सब पहले बना था या कुछ अलग बनेगा? मैंने वोल्टेज तो सेम रखी, कितने एंगल पे, ओमेगा टी के एंगल पे। ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज का जो प्रोजेक्शन है वो कितना है, ई नॉट। ठीक है, ये तो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि वोल्टेज का एंगल तो ओमेगा टी है। अब जब मैं यहां पे करंट को दिखाना चाहता हूं तो करंट है ओमेगा टी जहां भी था, उसमें से 90 माइनस करना है। जब 90 माइनस करना है तो माइनस करने का मतलब है कैसे जाओगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस इतने एंगल में से आपको 90 एंगल जाना है पीछे। ठीक है, तो कहां जाओगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाओगे। तो यहां से जब क्लॉकवाइज जाओगे तो कहां जाओगे, इधर। तो यहां से गए कितने एंगल पे, 90 के एंगल पे। तो यहां से 90 का एंगल कुछ इधर आएगा, ये एंगल 90 है। तो ये क्या बन गई, करंट। ठीक है, और इस करंट का जो प्रोजेक्शन आएगा वो कितना है, आई नॉट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फेजर डायग्राम ऑफ करंट, मतलब फॉर इंडक्टर बन गया ये हम आए थे। अब एक लास्ट चीज देखो, कोई बोले यहाँ पे, जैसे हमने रजिस्टर में लिखा कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दोनों सेम फेज में है? नहीं, दोनों अलग अलग हो गई। देखो रख के देखो, जब टाइम में रखा लेट से 0, साइन 0, 0 हो गया। यहां रखो 0, कितना आएगा, साइन -π/2, तो साइन π/2 ये -1 हो जाएगा, है ना। और वो कितना है, 0। क्या सेम वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन एल सर्किट। इन एल सर्किट मतलब जब एल को एसी में कनेक्ट करोगे तो वो सर्किट, सीकेटी सर्किट के लिए। कौन आ गया यहाँ पे, वोल्टेज आ गया है या करंट आ गया है, आगे उसको बोलते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया है। तो कौन आ गया, वोल्टेज। पीछे कौन है, करंट। तो हम एक लाइन लिखते हैं एल सर्किट में, वोल्टेज लीड करंट कितने एंगल से, 90 से। ठीक है, या करंट पीछे है वोल्टेज से कितने एंगल पे, 90 पे। तो आई लैग्स ई बाय अ फेज एंगल ऑफ 90। ठीक है, तो पेपर में ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं कि रजिस्टर में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, इंडक्टर में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। तो 2 हो गए। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा एक्सेल। इस एक्सेल का यहां देखो एक बार, एक्सेल का फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सेल बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, डायरेक्ट ग्राफ कैसे आते हैं, अगर डायरेक्ट ग्राफ है तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर डायरेक्ट ग्राफ है तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल क्या होगा, बढ़ेगा। और एक्सेल है क्या, वैसे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी पे, ये जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर आपने एसी सोर्स की वोल्टेज जो है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज की तो वो चेंज होगा, करंट चेंज होगी, और साथ साथ मतलब यहां से दे रहा कि करंट भी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ रिलेशन रेजिस्टेंस पे नहीं आया था, आया था क्या, नहीं आया था। तो हम यहां लिख सकते हैं ना वहां से पढ़ने के बाद कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स।
जो रेजिस्टेंस होता है वो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज कर लो, रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला। वो किस पर डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है रो एल बाय ए, इसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। और यहां देखो, ध्यान दो एक सेकेंड, ये जो हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एक्सएल बदल रहा है, मैं ये नहीं बोला कि एल बदल रहा है, एल तो सेम रहेगा, एक्सएल जो रेजिस्टेंस था वो बदल गया, ठीक है। तो पूरा इंडक्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी, जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की चेंज कर दोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बदलेगा। रेजिस्टेंस बदलेगा तो जिस भी सर्किट में कनेक्ट कर दोगे उस सर्किट के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। क्या चेंजेस आएंगे, कितने आएंगे, जब क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो दो हो गए, आर मतलब आर हो गया, एल हो गया। काम की बात क्या है, काम की बात सिर्फ ये है कि रजिस्टर सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में। एल सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज आगे है मतलब लीड कर रही है, और करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। अब थर्ड बचा लास्ट, ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट, ये हमने एक पेज सेव कर लिया है। लास्ट आ गया कैपेसिटर इन एसी सर्किट। अगर आप एक एसी सर्किट में मतलब कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर सेम चीज, एक कैपेसिटर है और मेरे पास एक एसी सोर्स है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अब मुझे कैपेसिटर के प्रिंसिपल्स का यूज करके, जो इसके फॉर्मूले हैं, मुझे यहां से करंट निकालनी है। अब क्या मैं यहां पे फ्राडे लॉ यूज करूंगा, नहीं, वो तो जैसे जैसे टॉपिक बदलेगा कंपोनेंट उसके हिसाब से उसके फॉर्मूले यूज करोगे। कैपेसिटर के लिए एक ही फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, जो क्यू होता है सीवी होता है, एक ही फॉर्मूला है कैपेसिटर का मेन। क्यू कितना होता है, सीवी। बट यहां पे वी किसके बराबर है, ई के बराबर। तो क्यू कितना आएगा, सी और ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है, क्योंकि वोल्टेज जैसे बदलेगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज भी क्या होगा, बदलेगा। मतलब यहाँ जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं है, चार्ज क्या है, वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल चार्ज है तो वेरिएबल चार्ज के लिए जो करंट का फॉर्मूला आता है वो आता है डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। करो डेरिवेटिव, क्या आएगा डेरिवेटिव, सी बाहर, ई नॉट बाहर, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट ओमेगा बाहर आएगा और साइन का आंसर कितना आ गया, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ई नॉट को अलग करा, ओमेगा और सी इकट्ठा कर दिया, और साथ में कितना आएगा, साथ में कितना आएगा, कोस ओमेगा टी, ठीक है। अभी जो हमने दो पीछे एक्सप्रेशन किया है, इसमें ऊपर सिर्फ ई नोट है, मतलब साइन या कोसाइन फंक्शन कुछ भी हो, ऊपर सिर्फ ई नोट आना चाहिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई नोट के साथ साथ ओमेगा सी भी आ गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। कैसे रीअरेंज किया, इसको रखा ई नॉट, जो साथ में ओमेगा सी था इसको लिखा मैंने 1/ओमेगा सी। लिख सकते हैं क्या, कि 1/ओमेगा सी सॉल्व करोगे तो वो ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/ओमेगा सी है इसको लिखा हमने एक्स सी, जैसे एक्सएल था ये क्या आ गया, एक्स सी। और एक कॉस था, इसको फिर से मैं किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ट्रिक यूज किया है, मैंने इसको लिखा है प्लस वाला ना कि माइनस वाला। देखो दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस। और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है। कंपैरिजन करने के लिए मुझे ओमेगा टी प्लस में रखना था, मैंने प्लस वाला यूज किया, दोनों सेम ही हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, एक्सी। इस एक्सी को हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ, ठीक है, कैपेसिटर। और अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ
कैपेसिटर, ऐसा बोल सकते हैं। नेट जो उसका रेजिस्टेंस काम करता है, क्योंकि डायमेंशन इसके रेजिस्टेंस की आ रही है तो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। पर जो स्टैंडर्ड नाम है वो क्या होता है, इसका रिएक्टेंस ही होता है, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं इसलिए। तो एक्सी किसके बराबर है, 1/ω/c। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, वो था डायरेक्टली। ये कैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है, ठीक है ना। ये कैसा आ गया, इनवर्सली आ गया। तो मैं यहां तक, अब यहां से हमारी क्या चीज काम की है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, बस हमें वो ध्यान रखना है। दो में क्या ध्यान रखना है, आर में दोनों सेम फेज में, एल में कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, इंडक्टर में कौन लीड करता है, वोल्टेज, कौन लैग करता है, करंट। अब देखो यहां पे दिख रहा है साफ साफ, करंट का जो एक्सप्रेशन था उसमें ओमेगा टी प्लस π/2 आ गया, वोल्टेज में कितना है, ओमेगा टी। जो करंट है वो है ओमेगा टी प्लस समथिंग एंगल, तो कौन आगे चला गया इसकी वजह से, करंट आगे चली गई, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहां से, जो हमारे पास आएगा इसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या बनेगा, ये है वोल्टेज ई, करंट कितना आगे निकल गई, करंट कितना आगे निकल गई। तो अब अगर आगे है तो कैसे मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से जब आप जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो इधर कहीं जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज आई नॉट एंड दिस इज ई नॉट, ठीक है इतना, वो आई नॉट और ये ई नॉट। मतलब मैं हमेशा करंट को कम दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसको हम ज्यादा मान रहे हैं, किससे, एक से बड़ा मान रहे हैं, इसलिए वो नीचे है। तुम ऊपर दिखा दोगे तो उसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है। तो यहां कौन लीड कर रहा है, यहां कौन लीड कर रहा है, आई लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी एक जो है उल्टा लिख दिया, ओके सॉरी, और ई लैग्स आई बाय 90 डिग्री, इतना क्लियर है। और एक्सप्रेशन क्या क्या हमारे काम के हैं, वोल्टेज का एक्सप्रेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और करंट का एक्सप्रेशन आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ जो आई नॉट है वो कितना है, ई नॉट बाय एक्सी, एक्सी कितना है 1/ω/c और 1/2π न्यू, ठीक। तो यहां से देखो एक्सी जो है वो है 1/ω/c और 1/2π न्यू सी। एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्स ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सी आ गया, क्लियर है यहां तक। तो तीनों में अलग अलग आ रहा बिहेवियर, रेजिस्टेंस अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इंडक्टर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अब सोचो एक सिचुएशन, तीनों को एक साथ एक ही सर्किट में कनेक्ट कर दिया, एक ही सर्किट में सीरीज में रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो उस सर्किट का नाम होता है एलसीआर सर्किट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मेन टॉपिक जो हमारा वो यही होता है इस चैप्टर से, जो मेन डेरिवेशन आती है वो बस एलसीआर सर्किट की है, इस बार भी वही आई थी, हाँ, ठीक है। तो तुम्हारा अभी एग्जाम हुआ है उसका हाफ ईयरली का, उसमें सेम थी, वही आती है। तो ये सब आता नहीं है पेपर में, जो डेरिवेशन का पार्ट किया है। ये जो अप्रोच है कि किस सर्किट में सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, बस उतना हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसी का हम यूज करेंगे बस। ये डायग्राम पेपर में आ गए, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सब क्वेश्चन आते हैं। पर कोई बोले कि इंडक्टर के अंदर ड्राइव करके दिखाओ, वो सब नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये सब मैं अभी 2 मिनट में कर लूंगा अलग फॉर्मूले से, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है।
तो मेन वही पढ़ेंगे। आगे करें। ठीक। क्वेश्चन, वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोला है आइडेंटिफाई द सर्किट, आइडेंटिफाई द सर्किट, मतलब बताना है, मतलब इज इट प्योर एल और सी, इज इट प्योर एल और सी, ये प्योर एल है या सी है, मतलब ये इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिव सर्किट है। तो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटर सर्किट है। जिसमें वोल्टेज लीड करती है वो इंडक्टर होता है, जिसमें करंट लीड करती है वो क्या होता है, कैपेसिटर। ये तो ठीक है ना। देखो चेक करो कौन लीड कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस ही आता है पेपर में, इतना ही चेंज करते हैं वो, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे वो। हमने जो सीखी है डेरिवेशन, उसमें ने वोल्टेज फिक्स मानी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो भी चेंजेस आए हैं 90 के, वो किसके अंदर आए हैं, वो चेंजेस आए हैं करंट के अंदर, चाहे प्लस 5/2 हुआ है या -5/2 हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में पेपर के अंदर आएगा तो वहां पे प्लस का एंगल सिर्फ करंट पे फिक्स नहीं है, वो वोल्टेज पे भी आ सकता है। अब देखो करंट का ओमेगा टी है और वोल्टेज ओमेगा टी से 90 आगे हो गई, तो कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। तो इसके अंदर आंसर में ई इज लीडिंग आई, कितने एंगल से, तो इट इज इंडक्टिव सर्किट, तो ये इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, समझ में आया। तो बस ये एक, ये क्वेश्चन बोर्ड का 1 मार्क का, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड का। ये गलती करते हैं इसके अंदर बच्चे। ओके, ये हमने कर लिया, वैसे हो जाएगा ना। एक ग्राफ कैसे होता है, एक्सएल प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और एक्सी क्या होता है, एक्सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये बोर्ड का क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एक ये मेन क्वेश्चन है, बोला एक फिगर है, इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों में सेम करंट पास हो रही है। 3 AC सर्किट विद इक्वल करंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ बी इंक्रीज्ड, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और क्वेश्चन बोला है कि तीनों की करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वोल्टेज जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दोगे तो तीनों की करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये बल्ब है, मतलब एक बल्ब है, वो एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा दिया, एक वहाँ लगा दिया सीरीज में। बोला अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा। ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन। तो देखो कुछ है ही नहीं करने के लिए, ये आर, ये एल, और ये सी। एल में करंट का एक्सप्रेशन होता है ई नॉट बाई एक्सएल। बस भाई क्या चक्कर है, ये अटखेलियां क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। 2 पाई एल, एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल क्या होगा, तो करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर यहाँ बल्ब लगा होता है इसके साथ में, करंट कम हो गई तो ब्राइटनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट है ई नॉट बाय एक्सी, एक्सी है 1/ओमेगा सी, 1/2 पाई न्यू सी। तो एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू। तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी एक्सी क्या होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखोगे, आर इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यू, क्योंकि जो आई नोट है वो ई नोट बाय आर है। आई नोट क्या आएगा, आई नोट क्या आएगा, रिमेन सेम, क्या आएगा, रिमेन सेम। समझ में आ गया।
ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है पेपर के अंदर, बट अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आने लगे हैं। कोई भी एक सर्किट दे देंगे, साथ में बल्ब देंगे, कुछ को कनेक्ट कर देंगे और बोलेगा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो बताओ जो है करंट पे क्या इफेक्ट होगा, ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा, वही आसपास के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, और भी है? खत्म? रुक जाओ, अरे रुक जाओ। ठीक है, जल्दी खत्म हो गया यार। ठीक है, क्या है जल्दी खत्म? मुझे लगा था 1.25 घंटा लगेगा। अरे मैं ना क्वेश्चन डाल रहा था और 4-5, पर मुझे लगा कि कहीं जल्द ना हो जाए, पर हम पता नहीं यहाँ फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं हमेशा जो है सोच के आता हूँ कि 2-4 क्वेश्चन डाल दूँ, और हर बार क्या होता है हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो अब एक, चलो रुक जाओ। ठीक है, ये देखो, गधे, एक क्वेश्चन है। अब कैपेसिटर blocks DC but allow AC to pass through it। मतलब कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, लेकिन अपने अंदर में से एसी को अलाउ करता है पास होने की। बोला इसको एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन भी दोबारा भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखो डीसी और ये एसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड में कितनी बार उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। ठीक है, बट क्या डीसी में पोलैरिटी चेंज होती है? नहीं होती। तो अगर पोलैरिटी चेंज ही नहीं हो रही तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? अब अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो नीचे 0 पुट करोगे तो एक्सी कितना आएगा? कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब दैट इज कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, किसको? टू डीसी, हेंस ब्लॉक्स इट। मतलब अगर कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, फुली चार्ज है, ठीक है, तो उस केस में कितनी करंट आएगी? 0 करंट आएगी। ठीक है, तभी जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो करंट नहीं थी, करंट हमने चैप्टर 3 से डिफाइन किया है, क्योंकि जब भी कैपेसिटर करंट करोगे वो फुली चार्ज है तो करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, सेम ऐसे एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉट इक्वल टू 0 है और फाइनाइट वैल्यू होती है, 50-60 जनरली ऐसे वैल्यू आती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट वैल्यू। तो एक्सी भी क्या आएगा? 2 पाई न्यू सी से फाइनाइट आएगा। तो अगर एक्सी फाइनाइट आएगा तो करंट भी क्या आएगी? एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, हेंस अलाउ इट। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इस चैप्टर में भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।